आज के टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज के तीन नाम हमारे पास अवेलेबल हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसे हम कह सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, या इसे हम कह सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सो दीज आर इंटरचेंजेबल नेम्स, इंटरचेंजेबल, राइट? ओके, मूविंग ऑन। क्या क्या अवेलेबल हमारे पास है, एक हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, एक हम बात करेंगे एक्सप्लोरेशन, दैट इज द लेबलिंग ऑफ द डायग्राम। कंटेंट में आगे बढ़ते हैं तो शो द आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंटेंट में आगे बढ़ेंगे तो शो द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके अलावा टू शो द आइडिया ऑफ रिसेशन। ये सारी बातें हमारे पास आ रही हैं हमारे कंटेंट में। और सबसे आखिर में हम करेंगे शेप्स ऑफ पीपीसी, तो इसे हम कहेंगे कंटेंट ऑफ पीपीसी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगेन बेसिक्स इंस्ट्रक्शंस, आपकी राइटिंग स्पीड अगर अच्छी है तो अब तक आप कॉपी कर चुके होंगे, नहीं है तो ऑब्वियसली फिर आप थोड़ा सा इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इसे काम को अपने रजिस्टर में लाजमी लिखना है। नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी क्लास में, ठीक है? जितना सारा आप कुछ पढ़ रहे हो, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो, यू हैव टू नोट इट डाउन, राइट? ये हम डिस्कस कर चुके। आते हैं डेफिनेशन पे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। डेफिनेशन में कुछ चीजें अंडरलाइन आपको नजर आ रही हैं, मैं उन सबको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले डेफिनेशन, इट्स अ कर्व, इट इज अ कर्व दैट शोज मैक्सिमम पॉसिबल combination of two outputs that can be produced with a country's existing resources and technology। तो आइए जरा समझते हैं इट इज अ कर्व, ठीक है? ये तो हमें पता है कि इफ वी से कर्व तो हमारे पास ये बन गया कर्व, सो इट इज अ कर्व। आगे दैट शोज, जो कि एग्जिबिट कर रहा है, दैट शोज मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आउटपुट। मैक्सिमम से मुराद यहाँ पर ये है कि कर्व तो है, नाम क्या लिखा, पीपीसी, कर्व तो है। सो मैक्सिमम से मुराद यहाँ पर ये है कि नाउ वी हैव टू पुट सम नंबर्स ओवर हियर, सो से 100 एंड से 200। So it's a curve that shows maximum, maximum से मुराद यहाँ पर ये हो गया कि maximum 100 x एक्सिस पर मौजूद, और maximum से मुराद y एक्सिस पर मौजूद 200, ठीक है? 200 क्या चीज है, 100 क्या है, आगे मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ। इट्स अ कर्व दैट शोज मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू का मतलब दो, आउटपुट्स का मतलब प्रोडक्ट्स, जो कि हम डिस्कस कर चुके। तो आउटपुट के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे एक्स एक्सिस पे हमने नाम लिखा प्रोडक्ट ए, वाई एक्सिस पे हमने नाम लिखा प्रोडक्ट बी। Again, I am connecting it with the definition that we have written so far. It's a curve that shows maximum, maximum बता दिए numbers of units के हवाले से। कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, टू आउटपुट्स के हवाले से बात करेंगे। टू आउटपुट्स लिख दिए, ऑब्वियसली आउटपुट का ताल्लुक नंबर ऑफ यूनिट से। तो प्रोडक्ट ए के यूनिट्स यहाँ पर मौजूद, जैसे आपने 100 यूनिट्स का, तो 100 यूनिट्स मैक्सिमम यूनिट्स हैं प्रोडक्ट ए के, और 200 यूनिट्स मैक्सिमम यूनिट्स हैं प्रोडक्ट बी के, सही? सो एक्स एक्सिस पर भी यूनिट्स हैं और वाई एक्सिस पर भी यूनिट्स हैं। किस चीज के यूनिट्स हैं? प्रोडक्ट के। अभी हम नाम नहीं दे रहे प्रोडक्ट को, तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर प्रोडक्ट ए लिख दिया और एग्जाम्पल के तौर पर प्रोडक्ट बी यहाँ पर मेंशन कर दिया। ओके जी। So it's a curve that shows maximum possible combination of two outputs that can be produced with a country's existing resources and technology. Now अब इसको डिस्कस करना है।
कि जो पीपीसी है ये फॉर्म होता है, बनता है और दिखाता है, शो करता है मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ऑब्वियसली इसकी कॉम्बिनेशन भी शो करता है दो आउटपुट्स के जो कि प्रोड्यूस हो सकते हैं, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द कंट्रीज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आपको मालूम, रिसोर्सेज कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो रिसोर्सेज को हम किससे डिफाइन करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वही बात हो गई लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। क्योंकि हम डिटेल्स में चीजों को देख रहे हैं और एएस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पीपीसी का आइडिया ओ लेवल्स में रखते भी हैं तब भी अब आपने सारी बातें लिखनी है। रिसोर्सेज बता दिया, कंट्रीज एग्जिस्टिंग का मतलब समझा रहा हूं। एग्जिस्टिंग को आप ये भी कह सकते हैं गिवन, यानी कि गिवन रिसोर्सेज, कंट्रीज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज या गिवन रिसोर्सेज। इसका मतलब जब आज के दिन हम एग्जिस्टिंग या गिविंग रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं या हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास कैलकुलेशन में ये बात पहले से मौजूद है कि सर हमारी रिसोर्सेज कितनी है। आई रिपीट, हमारी रिसोर्सेज कितनी है। तो कितनी को हमने आसान करने के लिए क्या किया, नंबर ऑफ यूनिट्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। तो आई अज्यूम 1 ईयर टाइम ड्यूरेशन और एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज या गिवन रिसोर्सेज को हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं। ईयर हमारे पास आ रहा है ईयर 2019 और कंट्री या इकोनॉमी की हम बात करते हैं सो से पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसे हमने यूनिट्स वाइज अज्यूम करने की कोशिश करी, या तो हम अज्यूम करना कह लें या हम मान रहे हैं कि इतना हमने कैलकुलेशन करी और हमें पहले से मालूम है। तो लैंड के यूनिट्स हमारे पास 100 है, लेबर के यूनिट्स हमारे पास 100 है, कैपिटल के यूनिट्स हमारे पास 100 है और इंटरप्राइज के यूनिट्स हमारे पास 100 है। सो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय द टर्म एग्जिस्टिंग या गिवन रिसोर्सेज। तो गिवन रिसोर्सेज का मतलब किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, किसी एक साल में एक कंट्री के पास, ऑब्वियसली कंट्री कहें इकोनॉमी कहें एक बात है। तो एग्जिस्टिंग या गिवन रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मौजूद हैं, आपको मालूम है, यू ऑलरेडी नो इट। तो एग्जिस्टिंग गिवन रिसोर्सेज ईयर 2019 में पाकिस्तान के पास कितने थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से, नंबर ऑफ यूनिट्स के हवाले से, लैंड की भी 100 यूनिट्स, लेबर की भी 100 यूनिट्स, कैपिटल की भी 100 यूनिट्स और इंटरप्राइज की भी 100 यूनिट्स। और ये सारी बातें आपने लिखी। डू नॉट थिंक कि यहाँ पर तो सर आपने एक्सप्लेन किया था तो ये हमें पहले से मालूम है। यही आपका रफ वर्क है, यही आपकी एक्सप्लेनेशन है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो लाजमी बात है कि आपने सारी बातें नोट करनी है, सही है। चाहे तो आप इसको एग्जाम्पल कह लें या मैं इसको कहता हूँ जनरल पॉइंट्स, आप इसको जनरल पॉइंट्स कहें या आप इसे एग्जाम्पल कहें, बट यू मस्ट नीड टू note it down within your register and I am also giving you some of the time। तो ये हमारे पास हो गया जनरल पॉइंट्स। जीपी का मतलब होता है जनरल पॉइंट्स, जिसे हम कहेंगे एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल कहें, एक एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा, आप अपने जहन में जनरल पॉइंट्स या जीपी खुद से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैंने एग्जाम्पल दी पाकिस्तान के हवाले से, आप अब जो खुद से आंसर फ्रेम करोगे उसमें आप स्विट्जरलैंड के हवाले से बात करें, वहां के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने 100 अज्यूम करें, आप 200 अज्यूम कर लें। सो जनरल पॉइंट्स का मतलब एक बात को समझाना और उसके बाद जनरल पॉइंट्स में आप एडिशन भी कर सकते हैं, मतलब 1 से 2 एग्जाम्पल्स भी रख सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। किसी भी इकोनॉमी कंट्री का नाम यहाँ पर आ सकता है। वापस आते हैं, डेफिनेशन हमारे पास ऑलमोस्ट कवर हो गई। इट्स अ कर्व दैट शोज मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आउटपुट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द कंट्रीज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको मालूम, मशीन्स को जो कि हमने कैपिटल गुड्स में डिस्कस किया था, इन सब चीजों को टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। तो बात क्या समझ में आई कि सर पीपीसी एक कर्व का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो बच्चे सबसे बेहतर हैं जो रिटन कम्युनिकेशन को भी नोट कर रहे हैं और साथ साथ वर्बल कम्युनिकेशन जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ इसको नोट करना। होता यह है कि आप अभी सुनकर समझ तो जाते हैं, आधे घंटे बाद एक नई क्लास शुरू हो जाएगी, उसके बाद आपकी अपनी मसरूफियात हैं, अगली क्लास तक आपको ये याद नहीं होगा कि हाँ सर कुछ देखा देखा तो लग रहा है पीपीसी, मगर हम समझा नहीं पाएंगे, एक बार और रिवीजन चाहिए। इस नोट करने का मकसद ये है कि आपको उस रिवीजन से बचाना, ये टीचर दोबारा दोबारा ना बताएं और आप एक ही बारी में
जो वर्बल कम्युनिकेशन हो रही है, जो मैं आपसे कह रहा हूँ, और जो रिटन कम्युनिकेशन जो ऑलरेडी मैं लिख रहा हूँ या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आप नोट करें अपने अपने तरीके से। तो आपका एक ही रजिस्टर है जिसमें आपका क्लास वर्क भी है, आपका होमवर्क भी है, आपके पास पेपर्स भी होंगे, सब कुछ इसी रजिस्टर में होगा। तो मेक श्योर कि अब तक आपके पास एक फॉर्मल ऑफिशियल रजिस्टर हो, जो कि मैं क्लास में चेक कर सकता हूँ। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के हवाले से बता दिया कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, इसके कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली इसके कॉम्बिनेशन हम इस तरह से फॉर्म करेंगे अब से कुछ देर बाद। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद सामने क्या आई बात, जैसे पीपीसी एक्चुअली क्या है? अभी भी कुछ बच्चे ज़हन में सोचते हैं कि सर ये पीपीसी है क्या? सो अगेन रिजेम्बलेंस के तौर पे बता रहा हूँ आपको। आपने नाम सुना होगा स्पीडोमीटर, चलें, गाड़ी का स्पीडोमीटर क्या बता रहा है? तो गाड़ी के स्पीडोमीटर में हमारे सामने बात आती है कि सर गाड़ी अभी कितनी स्पीड पे चल रही है या नहीं चल रही, तब भी स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीडोमीटर बताता है गाड़ी की स्पीड के बारे में। इसी तरह से थर्मामीटर, अब तो खैर डिजिटल आ गए, मगर थर्मामीटर बताता क्या है? टेम्परेचर। ठीक है जी, रिजेम्बलेंस कर रहे हैं हम लोग। तो पीपीसी क्या बताता है, जहन में रख लें बात। पीपीसी डिस्क्राइब अ कंट्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। किसी भी इकोनॉमी या गवर्नमेंट या कंट्री, तो हम नॉर्मली इकोनॉमी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं सिंस वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। सो रादर देन द वर्ड गवर्नमेंट, रादर देन द नेमिंग ऑफ अ कंट्री, वी यूज द वर्ड इकोनॉमी। तो किसी भी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को हाईलाइट करता है, शो करता है ग्राफिकली। कौन? पीबीसी। तो ये बात समझ में आ गई कि सर किसी भी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को शो करता है पीपीसी, और एक कर्व है। ठीक है जी, ये बात आपको समझा दी। आइए प्रोडक्टिव कैपेसिटी को लेकर और कुछ बातें सीखते हैं वंस फॉर ऑल। ओके, अगेन एक जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब मेरी अपनी एग्जाम्पल, इसे आप रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं और जनरल पॉइंट्स भी कह सकते हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब यहाँ पर है कहानी। अब हर एक कॉन्सेप्ट के साथ एक कहानी एसोसिएट करेंगे, वो कहानी आपको उस कॉन्सेप्ट को याद रखने में, ठीक है, याद रखने में हेल्प आउट करेगी। नाउ प्रोडक्टिव कैपेसिटी को समझा रहा हूँ, पहले बेसिक्स एग्जांपल, ऑब्वियसली फिर आपको डेवलप करके एक्सप्लेन करना है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमिक्स में किस तरह से इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल आप एक हाउस होल्ड हैं, आप जाते हैं, आप एक बायर हैं, आप जाते हैं एक बेकरी में कोई दिन के 12 बजे, ठीक है, और उनसे कहते हैं कि शाम 6 बजे तक आपको चाहिए 100 केक्स। बेकरी वाला कहता है सॉरी सर, वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी टू डिलीवर 100 केक्स बाय 6 PM। आप कहते हैं क्या कहना चाह रहे हो भाई, प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या समझा रही हो तुमने? तो वो कहना चाहेगा देखें मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी का मतलब आई डू नॉट ओन सच ओवेंस, क्वांटिटी ऑफ ओवेंस, ना ही मेरे पास इतने लेबर हैं, ना ही मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं। इसका मतलब वो कहना चाह रहा है मेरी दुकान या मेरी बेकरी बहुत छोटी सी है, इसमें बहुत सारी लेबर नहीं आ सकती, इसमें बहुत सारे स्टोव्स, ओवन्स जो कि इन केक्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो इन सब को एक ही नाम दिया गया, दैट इज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो ये मैंने आपको समझाई बेकरी की एग्जांपल, एंड व्हाट वी नेम इट अ रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? कहानी। कहानी पता है, स्टोरी। तो ये हमारी कहानी है जनाब, और हर एक कॉन्सेप्ट के साथ हम कहानी रखेंगे। बातों को मैं अब सम अप करता हूँ। आपने पीपीसी को समझा। एक तो है पीपीसी को आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई इशू नहीं है, मगर पीपीसी है क्या? क्या पीपीसी रिसोर्सेज को शो करता है, यानी कि इनपुट्स को, या पीपीसी आउटपुट को शो करता है? दिस इज द टाइम, दिस इज अ हाई टाइम, आई मस्ट से दैट यू नीड टू थिंक ओवर इट कि पीपीसी है क्या। एक होता है डेफिनेशन का आना, मगर अनफॉर्चुनेटली एएस के असेसमेंट में आपको सिर्फ डेफिनेशन
आने से या याद होने से या लिखने से काम नहीं चलने वाला, जब तक कि आपने इसमें एक थॉट प्रोसेस नहीं किया हो, आपने इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में सोचा ना हो। ठीक है? तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि एएस इज डिफरेंट फ्रॉम ओ लेवल्स, और वो जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वहाँ भी ठीक होगा, बट वी आर डीलिंग इट विथ अनदर पर्सपेक्टिव। तो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आ गया। रेफरेंस पॉइंट प्रोडक्टिव कैपेसिटी के हवाले से आया। प्रोडक्टिव कैपेसिटी में हमने कहा कि जनाब हमारे पास आज इकोनॉमी को लेकर प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो सकती है, और पीपीसी के हवाले से इसकी कनेक्टिविटी आपने एस्टैब्लिश करी कि सर एक पीपीसी एक कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को शो करता है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी का ताल्लुक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से होता है। यहाँ पर भी मैं दोबारा से लिख देता हूँ, प्रोडक्टिव कैपेसिटी का ताल्लुक किसी भी इकोनॉमी के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से होता है। ठीक है? So what I mean by the term productive capacity are the factors of production. Factors of production किसी कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बनाते हैं। तो इन शॉर्ट कोई आपसे पूछे भाई क्या है बीबीसी, तो उसको डेफिनेशन और ग्राफ बताने की जरूरत नहीं, आप बताएंगे कि एक कंट्री की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है उसे ग्राफिकली शो करने का नाम पीपीसी। सो अप टिल नाउ यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, डू रेज योर हैंड if you have any question, and you may also ask by using your mic. Okay. If you have no question, then write no in a chat box. Otherwise, I give you the option of mic. जैसे आपका कोई क्वेश्चन हो, please do ask right away. So far we have covered the part of definition in terms of our content. Content में हमने definition का part कर चुके हैं हम लोग, और अब हम आ रहे हैं exploration. तो heading डाल लीजिएगा exploration, जिसे हम कहेंगे labeling of the diagram. कौन सी हेडिंग डालनी है आपने? दिस एक्सप्लोरेशन, इसका मतलब है लेबलिंग ऑफ द डायग्राम। नाउ इन एक्सप्लोरेशन और लेबलिंग ऑफ द डायग्राम, बहुत ही मजे की बात है भाई। हाँ, देखता हूँ कि क्या चीज। हाँ, ये हो गया। देखें यहाँ पर, देखें मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई और इसको मैंने लेबल किया। तो जैसी भी आपकी ड्राइंग हो, मतलब इससे बुरी नहीं होगी, मतलब किसी ने कुछ भी बनाया और उसके बाद कह दिया कि यार जो मैंने चीज ड्रॉ करी है, I tried to explain or drew the tree। ठीक है, मैं दरख्त बनाना चाह रहा था, तो उन्होंने इस तरह की चीज बना दी। बाय ओनली प्रॉपर लेबलिंग आप अपनी बात को एम्फेसाइज कर सकते हैं कि जनाब ये जो चीजें हैं ना, ये लीव्स कहला रही हैं, हमारे हिसाब से ये स्टेम है और ये रूट्स हैं। तो अब सब समझ रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, कुछ कुछ तो है, वैसे ही है, ठीक है। तो एग्जामिनर ने भी एक्सेप्ट कर लेना है आपकी बात को। ठीक हो गई बात? तो आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है एक्सप्लोरेशन, जिसे हम कहते हैं लेबलिंग ऑफ द डायग्राम, इसकी आपने हेडिंग डाल दी। अब हम पीपीसी को लेबल करने जा रहे हैं, और पीपीसी को लेबल करने के लिए हम करेंगे डिस्कस 3 बातें। कौन कौन सी? इनसाइड द पीपीसी, आउटसाइड द पीपीसी, ऑन द पीपीसी। आई रिपीट, इनसाइड द पीपीसी का मतलब पॉइंट ए, ये आ रहा है पॉइंट ए यहाँ पर। इसके बाद आउटसाइड द पीपीसी, पॉइंट सी को हम कह रहे हैं, पॉइंट सी को आउटसाइड द पीपीसी। ऑन द पीपीसी पॉइंट बी है, पीपीसी के ऊपर। तो पीपीसी को आपने लेबल करना है, जिसको आप एक्सप्लोर करना कह रहे हैं, एक्सप्लोरेशन यानी कि लेबलिंग ऑफ द डायग्राम। तो पीपीसी को लेबल किया जाता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलावा 3 तरह से। इनसाइड द पीपीसी पॉइंट ए,
outside the PPC, point C, on the PPC, point B। ठीक है जनाब, यहाँ पर हमने सारी बातें लिख दी। पॉइंट ए को आप कहते हैं या कहा जाता है इनएफिशिएंट पॉइंट। कोई भी पॉइंट जो पीपीसी के अंदर कहीं मौजूद हो, से ए पॉइंट, तो इसे हम कहेंगे इनएफिशिएंट पॉइंट। एक्सप्लेन में कर रहा हूँ क्यों कहेंगे। आउटसाइड दी पीपीसी की हम बात करते हैं, तो आउटसाइड की पीपीसी को आपने लिखा यहाँ पर अनअटेनेबल। अनअटेनेबल भी अभी एक्सप्लेन करते हैं कि सर इसे अनअटेनेबल क्यों कहा जाएगा। ओके जी, ये इनएफिशिएंट और एफिशिएंट, इसको समझने के लिए सबसे पहले एफिशिएंट और इनएफिशिएंट समझ लेते हैं, और इसके लिए मैं दो कॉन्सेप्ट जरूर दूंगा और उस पर वापस पे मैं आऊँगा कि पॉइंट ए को इनएफिशिएंट क्यों कहा जाता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वो ज़रा गौर से यहाँ पर बात को समझिएगा। दो कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है प्रोडक्टिविटी। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। प्रोडक्टिविटी कहते हैं आउटपुट ओवर इनपुट। Productivity equals to output over input. So the ratio of output over input is known as productivity. अच्छा, प्रोडक्टिविटी को इस्तेमाल कैसे करते हैं? प्रोडक्टिविटी को इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं तो मैं कहूँगा प्रोडक्टिविटी और आगे एक बॉक्स बना दूंगा। फार्मूला वैसी रहा या इक्वेशन वैसी रही, और इनपुट के आगे भी एक बॉक्स बना दिया। आइए सीखने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं चाहूँ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड मालूम करूँ तो कुछ भी नहीं, आसान सी बात, मैं लिख दूंगा यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। जहाँ जहाँ आपको ये बॉक्स नजर आए वहाँ वहाँ आपने ये बात लिख देनी। तो इस तरह आप प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने सोचा नहीं सर, अब आप एक काम करें, आप लेबर के बारे में बताएं। ठीक है जी, आप यहाँ पर लेबर लिख दें। यहाँ पर लिखें ये लेबर, तब आप यहाँ पर भी लेबर लिखोगे, तो यहाँ पर भी आपने लेबर लिख दिया। ठीक है, इसी तरह कैपिटल, तीनों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी आपने निकाल ली, समझ ली। प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले को आपने इस्तेमाल किया इस तरह से। ऑन द अदर हैंड वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। इसको भी सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। एफिशिएंसी को याद रखने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटपुट, और फिर लिख रहा हूँ इनपुट। सर ये तो वही फार्मूला हो गया। बिल्कुल वही फार्मूला करने के बाद थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाईएस्ट। अब क्या बन गया? एफिशिएंसी shows the highest output input ratio is known as efficient. The highest output input ratio is known as efficiency या efficient। अब किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल हम लेबर के हवाले से बात करते हैं, तो हमारे पास दो लेबर्स हैं, एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। दो लेबर्स हैं, हमें दो वॉल्स पेंट करवानी है ऑफ इक्वल साइज। दो वॉल्स हैं, इनकी चार साइड्स हैं, और ये इक्वल साइज की, ये दो वॉल्स हैं, वॉल। इन दोनों लोगों के पास सेम रिसोर्सेज हैं। 1 आवर का टाइम है, इनके पास कोई पेंट है या ब्रश है, सो 1 आवर का टाइम है, इनके पास रिसोर्सेज भी सेम। ठीक है,
तो इन्होंने क्या किया, इनमें से एक ने 30 मिनट्स में इस वॉल को पेंट कर दिया, दूसरे ने 50 मिनट में चारों साइड वॉल्स की पेंट कर दी। तो आप इन दोनों में से किसको एफिशिएंट कहेंगे? ऑब्वियसली इनको। अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये जो वॉल थी, ये जो कमरा था, ये इसे सेकंड लेबर ने या लेबर बी ने पेंट किया था, तो आप कहेंगे सॉरी, ए इज मोर एफिशिएंट देन वर्कर बी, वर्कर ए इज मोर एफिशिएंट। लेट अस अज्यूम कि क्वालिटी भी उनकी सेम, तो हम एफिशिएंसी को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? हमने एफिशिएंसी को इस्तेमाल किया द हाईएस्ट आउटपुट इनपुट रेशियो। अब यहाँ पे हाईएस्ट आउटपुट इनपुट रेशियो के हवाले से क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो वर्कर ए था, इसने 30 मिनट्स में, हाफ एन आवर में 4 साइड्स ऑफ वॉल उसी क्वालिटी के साथ पेंट करी, जबकि दूसरे वर्कर ने, वर्कर बी ने 50 मिनट्स के टाइम में उन चारों वॉल्स को, क्वालिटी सेम थी मगर क्योंकि उन सारी बातों को लेकर लेस टाइम कंज्यूम किया किसने? वर्कर ए ने, तो हम कहेंगे वर्कर ए इज मोर एफिशिएंट। ठीक हो गई बात, समझा दिया। अब आते हैं प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के बाद पॉइंट ए की तरफ, जो पीपीसी के अंदर आपने कहीं पर मार्क आउट किया। तो जो पॉइंट ए है, इसे आप इनएफिशिएंट इस वजह से कह रहे हैं कि सर कंट्री हैज मोर ऑफ द रिसोर्सेज, country has more of the resources, but if you produce few of the outputs which is your given capacity, तो आपको जरूर inefficient कहा जाएगा। समझते हैं क्यों? आइए इसी ग्राफ को यहाँ पर साइड में समझने की कोशिश करते हैं। आप सबको मालूम कि ग्राफ पे मौजूद हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स अब मैं आपको सिखा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट्स का मतलब यहाँ पर ये कि सर मैक्सिमम पॉइंट तो हमने एक तरफ रख दिए 100, या आप अपनी मर्जी से पिक कर सकते हैं, और यहाँ रख दिए 200। इसका मतलब गुड ए के 100 यूनिट्स प्रोड्यूस आप कर सकते हैं एज एन इकोनॉमी, और गुड बी के 200 यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं एज एन इकोनॉमी। जो पॉइंट मार्क आउट किया गया, अगर मैं इसे हाईलाइट करूं और इसी से इनके कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं? एक्स एंड वाई की वैल्यू को। तो वाई की वैल्यूज कहाँ पर आती हैं? सर वाई एक्सिस पर आती है। वेरी गुड, शाबाश। और एक्स की वैल्यू कहाँ थी? सर एक्स एक्सिस पर आती है। तो 100 से कम ही कोई नंबर होगा ना। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 50, और अपनी आसानी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ 130। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ए पर प्रोडक्शन कर रहा हूँ या प्रोडक्शन हो रही है, तो आप कहेंगे सर देखें एक कंट्री कितने यूनिट्स बना सकता है? ए के 100, बना कितने रहा है? 50। तो आप कहेंगे सर ये तो जी ना अहली है, बना 100 सकता है, बना कितने रहा है? 50, इनएफिशिएंट कहलाएगा। सेम इसी तरह से कितने बना सकता है गुड बी के? 200, बना कितने रहा है? 130, आप कहेंगे सर इनएफिशिएंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी फुल कैपेसिटी जितना के हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे कम प्रोड्यूस करें, अगर तो करें, किस वजह से करें? वजह अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर एक कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा अपने ऑप्टिमम या अपने मैक्सिमम आउटपुट को, जो उसकी कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी है? प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो वेन एवर आई यूज दिस टर्म कैपेसिटी, तो आपको सहन में आना चाहिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी का वर्ड। प्रोडक्टिव कैपेसिटी को मीट नहीं कर रहा, क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो सर लाजमी हम कहेंगे इनएफिशिएंसी या inefficient. So that country becomes inefficient if a country is producing under the PPC anywhere. PPC के अंदर कहीं पर भी प्रोडक्शन हो रही हो, तो हम उस कंट्री के लिए टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं inefficient। ठीक है, inefficient। एनी कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है तो प्लीज डू आस्क बाय यूजिंग योर माइक और थ्रू चैट। चैट का ऑप्शन यहाँ पे कभी कभी क्लियर होता है, कभी कभी नहीं होता। तो नो क्वेश्चन सर। और yes, about review, I am recording it, so at the end I'll share the recording with you. Okay, so that is it. Okay, up till now concept हमारे पास था exploration, that is labeling of the diagram,
on the first we label diagram in 3 different areas. तो 3 different areas क्या क्या थे? Inside the PPC, outside the PPC, on the PPC. I repeat, inside the PPC, outside the PPC, on the PPC. ठीक है? आउटसाइड दी पीपीसी के हवाले से अब हम बात करते हैं, और अब तक हमने डिस्कस किया था इनएफिशिएंट पॉइंट को, और इनएफिशिएंट पॉइंट से पहले हमने प्रोडक्टिविटी और साथ साथ एफिशिएंसी को भी डिस्कस किया। चलते हैं अनअटेनेबल की तरफ। बड़ा आसान हो गया। देखिए, मैं अगर यहाँ पर एक पॉइंट मार्क आउट कर दूं, से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया, तो आपने अभी कहा था कि हर एक चीज के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। आप जब ग्राफ ड्रॉ करने जाते हो तो एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू कहाँ मिलती है? शाबाश, आप अच्छी होनी चाहिए। अब कितनी अच्छी मैथ्स आप लोगों की, वेरी गुड, शाबाश, आई एम हैप्पी। वाई की वैल्यू यहाँ पर आएगी। सर एक बात सुने, आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो 100 यूनिट्स की थी, हाउ कम यू कैन अचीव दिस लेवल ऑफ आउटपुट? इट्स इम्पॉसिबल, सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई मैं कह रहा हूँ कि मेरी गाड़ी की टॉप स्पीड जो मेंशन है स्पीडोमीटर पे, मेंशन होती है ना कभी कभी, तो वो 200 किलोमीटर पर आ रहा है। अच्छा, 250 किलोमीटर पर आ रहा है। नहीं सर, मेरी गाड़ी तो 400 किलोमीटर पर आवर चल रही थी। हाँ भी ठीक है जी, समझ रहा हूँ मैं। उसी बात हो सकता है कि आप पहाड़ से नीचे आ रहे हो और ब्रेक फेल हो चुके हैं, ये ऐसी हो सकता है मतलब। तो इसी तरह से हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम एक पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी मार्क करते हैं तो हम उसे कहेंगे क्या? अनअटेनेबल विद द गिवन रिसोर्सेज। बट क्या आया? गिवन रिसोर्सेज। कहाँ पर हमने पढ़ा था? पीपीसी की डेफिनेशन में। मैं बार बार आपसे कहीं से भी अब रैंडमली पूछ भी सकता हूँ जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो इस लेक्चर में, चाहे वो इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो सारी बातों को आपने रिकॉर्ड करना है, लिख लेना है। सो अगर मैं अपनी गिवन रिसोर्सेज के आगे कोई चीज अज्यूम करूं तो ऑब्वियसली वो अनअटेनेबल है। तो विद द गिवन रिसोर्सेज, यानी कि जितने रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल हैं, उनसे आगे, उससे ज्यादा मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी। इस वजह से इसको हमने क्या कहा? अनअटेनेबल पॉइंट। सो अप टिल नाउ वी हैव एक्सप्लेन 2 ऑफ द पॉइंट्स। इनसाइड दी पीपीसी को हमने कहा इनएफिशिएंट, सही है, नाअहल। और आउटसाइड दी पीपीसी को हमने कहा अनअटेनेबल। पॉइंट सी आउटसाइड दी पीपीसी है, और पॉइंट ए इनसाइड दी पीपीसी। नाउ वी डिस्कस एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब यहाँ पर ये है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप इसको एफिशिएंट कहें, यानी कि वो सारे पॉइंट्स जो पीपीसी के ऊपर आ रहे हैं। पीपीसी के ऊपर आने का मतलब भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, देखें साथ साथ चलिएगा। ये सारे पॉइंट पीपीसी के ऊपर हैं, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे वो ये पॉइंट हो। ये सारे पॉइंट जो मार्क कर, इवन ये पॉइंट भी हो, ये सारे पॉइंट पीपीसी के ऊपर आ रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो भी पीपीसी के ऊपर आएंगे वो एफिशिएंट पॉइंट कहलाते हैं। इन्हीं सारे एफिशिएंट पॉइंट को कहा जा सकता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं लिख भी रहा हूँ उसके। आप पॉइंट बी को कह सकते हो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, या आप नाम दे सकते हैं ऑप्टिमम। ये दोनों ही नाम बेहतर हैं, मगर जो रिकमेंडेड नाम है वो है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पॉइंट बी था, ये हमने पॉइंट बी के हवाले से बात कर ली। तो पॉइंट बी तो आप कहोगे एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कनेक्टिविटी के लिए बता रहा हूँ, आगे आज का टॉपिक नहीं है। ये कनेक्ट कहीं ना कहीं होगा इकोनॉमिक सिस्टम से। बस इतनी सी हिंट आपको मैंने दे दी जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए, कि इकोनॉमिक सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और उन चीज़ों का ताल्लुक होता है, चाहे वो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे वो प्लान इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम हो। ये आज का टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ मैं आगे के लिए रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर पीपीसी के ऊपर कहीं मौजूद हो, यानी कि आप किसी भी पॉइंट पर, मैं अगर लेबलिंग भी कर दूं तो ए पर हो, तो बी पर हो, तो सी पर हो, ऐसा चलते चलते यहाँ पर अगर जी भी आ जाता है, तो ये सारे पॉइंट्स कहलाएंगे ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एनी क्वेश्चन?
तीनों बातों को आपने डिस्कस कर लिया, तीनों लेबलिंग को, यानी कि इनसाइड दी पीपीसी, आउटसाइड दी पीपीसी, ऑन दी पीपीसी, ठीक है। ऑप्टिमम का मतलब भी बता दूं, यहाँ पर लिख लीजिएगा वंस फॉर ऑल। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट, मैक्सिमम नहीं होता। जिसके जहन में मैक्सिमम आ रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट, ठीक है, बेस्ट। ओके, क्वेश्चन मेरा है कि जो आपने इनसाइड दी पीपीसी पॉइंट मार्क किया इनएफिशिएंट, इसे अगर आप और नाम देना चाहें तो कौन कौन से दे सकते हैं? यस, रिसोर्सेज आर आइडल, IDLE, रिसोर्सेज आर अनएम्प्लॉयड, इस किस्म के नाम दे सकते हैं। तो चलिए इनको भी लिख लेते हैं। या तो आप इनएफिशिएंट कह दें, या तो आप कह दें रिसोर्सेज आर अनएम्प्लॉयड। और ये आप सबको अब तक मालूम होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट का वर्ड इकोनॉमिक्स में लेबर के लिए सिर्फ इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आई रिपीट, अनएम्प्लॉयमेंट का वर्ड लोग ये समझते हैं कि सिर्फ लेबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं। इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट में आप इसे तमाम के तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयड कह दें, या कहीं ना कहीं किसी बुक में आपको मिल जाएगा आइडल, ये भी कह सकते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि पॉइंट ए पर आप इनएफिशिएंट कहें, ठीक, रिसोर्सेज आर अनएम्प्लॉयड कहें, ठीक, ये कैसे होगा? नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आता। तो लेक्चर के आखिर में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हवाले से डिस्कशन करेंगे, और ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है। इसके किस्म के होमवर्क होंगे, यू हैव टू सर्च इट, सर्च दिस कॉन्सेप्ट। चाहे वो आप ऑनलाइन सर्च करें, आपके पास बुक्स आ चुकी हैं, जैसे कि मैंने PDF शेयर करी है, एटलीस्ट टेरी कुक की PDF फॉर्म में, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में, तो उसमें से आप सर्च करें। इट्स योर ड्यूटी, ठीक है। ये बात तो आपको क्लियर कर दी। कंटेंट के हवाले से हमने बातें कहाँ तक कर ली हैं जनाब? मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। आपने सबसे पहले हेडिंग डाली थी डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट आ गया ये, ठीक है। उसके बाद आपने एक्सप्लोरेशन को कंप्लीट किया। एक्सप्लोरेशन का मतलब आपने सीखा लेबलिंग ऑफ द डायग्राम। लेबलिंग ऑफ द डायग्राम में आपने, जी, तीन हिस्सों में, तीन पार्ट्स में, तीन पोर्शंस में डायग्राम को लेबल किया, जिसको आपने एक्सप्लोरेशन का नाम दिया, इनसाइड दी पीपीसी, आउटसाइड दी पीपीसी एंड ऑन दी पीपीसी। अब हेडिंग आपने क्या डालनी है? जी, तीसरी डालनी है कंटेंट के हिसाब से, टू शो द आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिख लीजिएगा, टू शो द आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हेडिंग आप लोगों ने डाल ली, टू शो द आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके आगे लिखा हुआ माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। हर चीज़ को हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं, हम लेयर्स में पढ़ते हैं, ताकि एक एक बात आपको हर एक दिन समझ में आती रहे और आप कैपिटलाइज भी उसको कर रहे हो, ठीक है। टू शो द आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आइए जरा सीखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, अगर मैं कहूँ तो वन ऑफ द फ्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट, and amongst them opportunity cost is the important topic और concept। आइए जरा देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कहाँ पे समझेंगे। जनाब ये आ गई हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के हवाले से बातें। जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, गौर से समझना है आपने। शायद आप इससे पहले सुन चुके हों, काफ़ी लोग इस्तेमाल तो करते हैं, मगर कॉन्सेप्ट बहुत कम बच्चों को आता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम कहते हैं नेक्स्ट बेस्ट alternative foregone in result of making a choice। next best alternative foregone in result of making a choice, या तो आप चॉइस कह लें या आप डिसीजन कह लें, both are correct। अच्छा, तो डिसाइड कौन कौन करता है? जी,
हम सभी करते हैं सर, सही कहा। किस किस्म के डिसीजंस होते हैं? तो ठीक, आइए इन इन डिसीजंस को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल रखेंगे सर, ठीक है। डिसीजन को समझा रहा हूँ, वहीं से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम बात करें। यार, हमारे घर में नॉर्मली फोन्स अवेलेबल होते हैं, हमारे पास लैंडलाइन होता है जो वायर के साथ कनेक्टेड होता है, पीटीसीएल के थ्रू जो चीज़ें आ रही है नॉर्मली, या वो स्ट्रॉन्ग फाइबर के थ्रू भी हो, या किसी किसी घर में अलग अलग होता है। तो एक ऑप्शन हमारे पास है लैंडलाइन, फ़ोन अवेलेबल है हमारे पास, और नॉर्मली हर घर में एक सेल फोन भी होता है। हुआ क्या, एक ही वक्त में आपके पास लैंडलाइन भी, उसमें फ़ोन आ रहा है, और सेल फोन पर भी कोई फ़ोन आ रहा है। फ़ोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों तरफ फ़ोन बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, एक फ़ोन आपके एक बेस्ट फ्रेंड का है, सही है, समझ रहे हैं आप लोग? एक बेस्ट फ्रेंड का, और दूसरी तरफ आपके अब्बू की कॉल आ रही है, दोनों ऑब्वियसली सीएलआई नंबर होता है, तो हमें पता लग जाता है किसकी कॉल आ रही है। तो लैंडलाइन पे भी कॉल आ रही है और सेल फ़ोन पे कॉल आ रही है। अब अगर आपने लैंडलाइन को पिक कर लिया, किसको पिक किया आपने? लैंडलाइन को पिक कर लिया, तो सेल फोन बिकम्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई रिपीट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, फॉरगॉन कहते हैं सेक्रीफाइस को। बेस्ट का मतलब ये कि यू हैव टू पिक जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए बेहतर है। तो गिवन ऑप्शंस जो हमने फ्रेम किए, हमने सोचे, उनमें से दो बातें हमने सोची सर, एक तरफ लैंडलाइन फोन हमारे पास, और दूसरी तरफ सेल फोन हमारे पास है। हमने पिक क्या किया, हमने लैंडलाइन को पिक किया और उससे बात करनी शुरू कर दी। भाई नॉर्मली इंसान तो एक वक्त में एक ही से बात करते हैं, हमारे साथ तो ऐसे ही होता है भाई। तो लैंडलाइन पे आपने फोन को पिक किया, बात करना शुरू कर दे, तो आपने उस वक्त में क्या नहीं किया, नहीं पिक किया किसको? सेल फोन को। सेल फोन का मतलब, सेल फोन बन गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसी को आपने पिक नहीं किया, तो आपने इसको सेक्रीफाइस किया। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, आपने सोचा कि आपके लिए ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव है, आपने इसको पिक किया। फॉरगॉन का मतलब चला गया, सेक्रीफाइस गॉन। इन रिजल्ट ऑफ मेकिंग अ चॉइस, चॉइस आपने कर ली या आपने डिसाइड किया, तो आपने इसको डिसाइड किया, इसको पिक किया, इसे चूज किया, तो जिसे आप पिक कर लेते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कहलाती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो चीजें आप पिक नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ चॉइस और अ डिसीजन, उन्हें कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सेल फोन becomes the opportunity cost, तो हम ये कहेंगे, in order to pick the landline phone, the cell phone becomes the opportunity cost। बड़ी आसान से अंग्रेजी, ठीक है, आप सबको आती है। तो आपने इस तरह से इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के केस को डिस्कस कर लिया, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? और इस क्वेश्चन पर आने से पहले एक और चीज मैं ऐड ऑन कर लूँ। देखें, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमेशा जरूरी नहीं मॉनेटरी या फाइनेंशियल टर्म्स में होगी। अच्छा, ये मॉनेटरी फाइनेंशियल टर्म्स क्या होती हैं सर? आपके पास सपोजिंगली 50 रुपीज है, ₹50। अब आपने कहा सर भूख भी लग रही है, अब प्यास भी लग रही है। हाँ भाई, शरीर ऐसे ही है। तो आपने कहा 50 रुपए क्या करूँ? आइदर आई गो फॉर पैकेट ऑफ लेस या एनी ड्रिंक, ठीक है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं भाई, जब दोनों चीजें, प्यास भी लग रही है, भूख भी लग रही है, तो सबसे पहले पानी वानी पीते हैं, यानी कि लिक्विड कुछ पीते हैं। तो इस तरफ मैं गया और मैंने ड्रिंक पर वो पैसे खर्च कर लिए, सॉफ्ट ड्रिंक के भाई जी। तो पैसे यहाँ पे लग गए, तो क्या चीज़ नहीं कर पाया? ऑब्वियसली पैकेट ऑफ लेस नहीं बाय कर पाया। तो क्या बात कहलाएगी? अ पर्सन हैज 50 रुपीज इन हैंड, ही इज feeling hungry as well as thirsty, but he picked the soft drink to quench his thirst. By doing so, the lace becomes the opportunity cost। ठीक है, इतनी आसानी से आपने इस बात को समझा दिया। डिसीजन आपके पास आया, आपने चॉइस करी, चॉइस करने के बाद आपने इसको वोट दिया, जब इसको वोट दिया तो द थिंग दैट यू सैक्रिफाइस और लेफ्ट ओवर
जो आपने छोड़ दी, आपने पिक नहीं करी, दैट बिकम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और यही बात नोट में लिखी जो आपने लाजमी लिखनी है, क्या, मॉनेटरी या फाइनेंशियल टर्म्स। ठीक है, मॉनेटरी या फाइनेंशियल टर्म्स में लाजमी नहीं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, क्योंकि कॉस्ट से बच्चों को आता है कि सर कितने पैसों की कॉस्ट आई, ये वो वाली कॉस्ट नहीं है जो हम अकाउंटिंग में बिजनेस में पढ़ रहे होते हैं कि कॉस्ट का मतलब चले और आसान कर लेते हैं, इतने के पैसे चले गए, इतने का लॉस हो गया, इस किस्म की चीज़ें नहीं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व फाइनेंशियल टर्म्स ऑल द टाइम, ये इसके अलावा भी हो सकती है, सिंस इट इज समथिंग दैट वी सैक्रिफाइस, जो कि हम छोड़ देते हैं और ऑप्ट नहीं करते, ऑप्ट नहीं करते। कभी कभी कोई क्वेश्चन बच्चों को ये आता है कि सर ये मुझे बताएं कि ऑप्शंस होना ज़रूरी है क्या। से हम ये तो कह सकते हैं कि एक बच्चे के पास कॉलेज में वो है मौजूद, और अभी इंग्लिश की क्लास भी चल रही है और इकोनॉमिक्स की क्लास भी चल रही है। अब वो कहता है सर अगर मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में पार्टिसिपेट करता हूँ तो ऑब्वियसली इंग्लिश की क्लास में तो बैठ नहीं सकता, ऑब्वियसली वो अलग रूम में, ये अलग रूम में। तो ये तो आसान हो जाता है सर, मतलब ऑब्वियसली इफ आई पिक इकोनॉमिक्स, ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंग्लिश की हो गई, इंग्लिश क्लास की हो गई, बात समझ में आ गई। सर ये बताएं कि अगर मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की क्लास पिक कर रहा हूँ, मतलब मैं आया हूँ और इकोनॉमिक्स की क्लास पिक कर रहा हूँ, अब बताएं, अब तो ऑप्शंस भी नहीं है। पहले तो आपने ऑप्शन दिया था, एक इकोनॉमिक्स की क्लास और एक हमारे पास है दूसरे सब्जेक्ट की क्लास जिसमें आपने इंग्लिश कहा था। अभी क्या होगा कि हमारे पास ऑप्शन ना हो। तो बड़े मजे की बात ये कि तमाम चीज़ें ऑप्शन में आ सकती हैं। किस तरह, सुनिएगा। एज आई एम टेकिंग और पार्टिसिपेटिंग इन माई इकोनॉमिक्स लेक्चर, I could not play football, I could not play sports, I could not play a guitar, I could not participate in other class. तो कोई भी काम आप अपने पास से कर सकते हैं। तो दुनिया के सारे काम क्या हो गए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन गए, वो काम नहीं कर सकते आप। सो इट्स नॉट कि हमारे पास लाजमी दो ऑप्शन होने चाहिए, लाइक दो बॉक्सेस होने चाहिए सर, तीन बॉक्सेस होने चाहिए, भाई चार, इस तरह से नहीं है। देखें, आपने इसको पिक किया तो सारी चीज़ों में सब कुछ आ गया, वो तमाम चीज़ें, वो ऑप्शंस गिवन हो, आपके पास मौजूद हो या मौजूद ना भी हो। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि सिंस आई हैव पिक्ड दिस थिंग, ऑल अदर ऑप्शंस बिकम मीनिंगलेस टू मी। एंड इसी चीज़ को, इसको अंग्रेजी में आपने कहा तो आप इकोनॉमिक्स में इसको कहेंगे दैट बिकम्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू यू। ठीक है, सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप कि आपने सारी बातें लिख ली हैं, प्लीज़ लिखा ज़रूर करें, और लिख ली हैं और क्वेश्चन है तो प्लीज़ नाउ लेट मी चेक इफ एनीबडी हैज आस्क्ड अबाउट एनीथिंग। यस, एनी क्वेश्चन सो फार? Okay, I assume that there are no such questions. So this is it for today's lecture. Obviously, uh, it requires a lot of time to start up a new topic. So I'm not jumping into the new topic. यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या किया आज के कंटेंट में, आज के लेक्चर में, आज के चीज़ों में। आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को स्टार्ट किया। दो बातें आपने अब तक कर ली हैं, डेफिनेशन और एक्सप्लोरेशन। डेफिनेशन में आपके पास डेफिनेशन सामने आ रही, ठीक है, और इसके बाद पीपीसी को आपने डिफाइन किया था, हर एक बात को आपने समझी थी। ट्रस्ट मी कि जो डेफिनेशन, इसके अंदर जितनी सारी चीज़ें अंडरलाइंड हैं, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। ये वही चीज़ें जो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चे सोचते नहीं हैं, याद करके आ जाते हैं खाली, और वहीं से फिर क्वेश्चन पूछता है जो कि हमारे पल्ले नहीं पड़ता। डेफिनेशन के बाद एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन के बाद ऑब्वियसली मैंने इम्प्लीमेंट करना था, क्योंकि हम पीपीसी पढ़ रहे हैं। मगर पीपीसी पढ़ते वक्त हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आइडिया इन हैंड होना चाहिए, जो कि अब तक सिर्फ हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझ लिया। अब अगले लेक्चर में ऑब्वियसली हम इसको कनेक्ट करने करेंगे किसके साथ, पीपीसी के साथ। ठीक है, होमवर्क समझ लें, बहुत ही आसान होमवर्क है। एक तो आपका सारा काम आपके रजिस्टर में होना चाहिए, किसी दिन भी मैं आपसे पूछ लूंगा रजिस्टर दिखाएं, ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट होंगी तो चीज़ें आपको मौजूद होनी चाहिए आपके पास। अगली बात, होमवर्क ये सिर्फ अच्छे बच्चों के लिए। बहुत अच्छे बच्चे क्या होते हैं, हाँ वो 2 साल में पढ़ते हैं, 3 साल में सिलेबस को पढ़ते हैं, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। हमारे बच्चे एक ही साल में पढ़ कर ए ग्रेड लेकर, ए डायरेक्ट लेकर चले जाते हैं। एएस को 1 साल में पढ़ते हैं, ए को अगले साल में पढ़ते हैं, और ए डायरेक्ट लेकर यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं। जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं वो 3 3 साल लगा देते हैं। वो क्या कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, वो बच्चे नहीं चाहिए। तो जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए क्या होमवर्क है कि भाई वाई देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनसाइड द पीपीसी।
let me recall why there is no opportunity cost inside the PPC. Not now. In next class, next lecture, I'm going to ask this thing and then proceed with our due content. So till next class, take care. Allah Hafiz.